Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to machine learning. So, as promised, we're back with our second lecture on neural networks. और जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर के शुरू में कहा था कि एट अ लेवल ऑफ इंट्यूशन हम सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे एंड देन फ्रॉम दैट लेक्चर ऑनवर्ड्स बाकी चीज़ें जितनी होंगी वो सिर्फ अब चीज़ों को फॉर्मलाइज करना और उनको ज़रा मैकेनिकल करना होगा, उनके प्रोसीजर्स देखने होंगे. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर इन दैट रिगार्ड, जिसके अंदर हमने न्यूरल नेट्स की नोटेशन को थोड़ा सा फॉर्मलाइज करना है अपने लिए. एंड सेकेंडली हमने जो फॉरवर्ड पास है जो कि आपको ऑलरेडी निकालना आता है, आप लूप लगा के आराम से लिख सकते हैं अभी भी, उसको हम देखेंगे. एंड व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी गोना स्टार्ट विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगेन, और उसका फॉरवर्ड पैस एक दफ़ा देखेंगे जहाँ पे हमने ये टर्म कभी यूज़ नहीं की थी फॉरवर्ड पैस की, और उसके फॉरवर्ड पैस को एक ख़ास अंदाज से लिखेंगे एंड वी विल यूज़ वेक्टर नोटेशन. तो हम सब चीज़ों को अब वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन विल टेक दैट सेम नोटेशन ऑन टू न्यूरल नेट्स, और वहाँ पर भी उसी नोटेशन को यूज़ करते हुए उसका फॉर्मलिज्म भी देख लेंगे और उसको उसका फॉरवर्ड पैस भी देख लेंगे. सो दैट्स द गोल फॉर दिस वीडियो. So for this video, my main reference would be Andrew Ng's lectures on deep learning. तो इन्होंने जो formal notation use की हुई है, that's very nice actually, और वो सारी ambiguities उससे ख़त्म हो जाती हैं. Usually notation becomes a bit challenging when you're dealing with neural nets, और obviously जब books अपने अपने अंदाज से define करती हैं तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा जो है वो इनिशियली चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करना. और सेकेंडली एक रीज़न जो एंड्रयू ऑंग की नोटेशन यूज़ करने की है वो ये भी है कि ये नोटेशन आपके लिए फेमिलियर है. हम जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने इन्हीं की नोटेशन यूज़ की थी. सो लेट्स यूज़ दैट नोटेशन एंड लेट्स ट्राई टू फॉर्मलाइज आवर notations. So let's begin with simple logistic regression. Here you have this your familiar linear equation: z is equal to w1 x1 w2 x2 up to wnx xnx. So I'm assuming कि मेरे पास यहाँ पर जो features हैं वो x1 से लेकर x1 x2 up to xn sub x हैं. n sub x is just the number of features, और जाहिर है हर feature ने weight के साथ multiply होना है. So you have your w1 w2 up to your w sub n sub x. ठीक है, तो ये आपके features हो गए और weights हो गए, and b is your bias, so your z is equal to w1 x1 plus w2 x2 plus so on and so forth to w sub n sub x x sub n sub x plus b. ठीक है, और जो ये z का रिस्पॉन्स आएगा इसको सेगमॉइड से गुजारा जाएगा एंड दैट्स गोना गिव यू योर फाइनल आंसर. आपको याद होगा उस वक्त जब हम लिखते थे, जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे थे, तो हम इसको y hat लिखते थे या h of x लिखते थे, विच इज़ द सेम थिंग हियर. सो हियर योर a इज़ योर y hat और योर h of x. ठीक है जी. अच्छा, अब ये सारी की सारी चीज़ आपको ऑलरेडी लिखना आती है. आपको ये आता है कि आप एक लूप लगाकर सारे के सारे फीचर्स के ऊपर जाकर इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. बट हाउ अबाउट कि वी स्टार्ट वेक्टराइजिंग इट. अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द रीइमर्जेंस ऑफ दिस डोमेन ऑफ डीप लर्निंग and the reemergence of neural networks is the computational power, that now we have these GPUs which are really amazing at मैट्रिक्स ऑपरेशंस, एट वेक्टर ऑपरेशंस, जिसकी वजह से अब हम पहले बहुत से ऐसी चीज़ें जो फिजिबल नहीं थी अब वो करने के काबिल हो गए हैं, वो फिजिबल हो गई हैं. सो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने सारे के सारे ऑपरेशंस को वेक्टर ऑपरेशंस में कन्वर्ट करें और हम कम से कम इस्तेमाल करें अपने कोड के अंदर फॉर लूप्स का या इस तरह की चीज़ों का जो स्लो डाउन करेंगे. इनफैक्ट यू कैन बेसिकली कंपेयर योर टू कोड्स. एक के अंदर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और दूसरे में उन्हीं दो सेट ऑफ नंबर्स को आपस में फॉर लूप लगा के मल्टीप्लाई करें. यू कैन जस्ट टेस्ट इट ऑन योर ओन टाइम के थ्रू टाइम करके देखें एंड यू सी द डिफरेंस इवन विद योर CPU. तो आपका CPU तक इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है एंड द GPU इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर इट. तो अब हमने पहला काम ये है कि इस पूरी चीज़ को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है. अच्छा, ये बात आपके लिए नई नहीं है, ये हम पहले कर चुके हैं. सो यू हैव ऑलरेडी सीन दिस नोटेशन. मैं थ्रू आउट वो W ट्रांसपोज X की नोटेशन यूज़ करता रहा हूँ. सो दिस इज़ योर X, which in this case is a matrix which is the dimensions of the matrix is it has n sub x rows, right, and it has one column. And same goes for your W, which is n sub x rows and one column, right? So these are your two vectors now जिसके अंदर आपने अपने features को और अपने weights को store किया हुआ है. So how do you calculate your z? Your z is simply W transpose x plus b.
ठीक है, कोई इसमें होपफुली कंफ्यूजन नहीं होगी। वेयर बी इज़ अ सिंगल नंबर, ऑब्वियसली बी इज़ अ सिंगल नंबर, लेकिन हम अभी आगे जाकर इसको देखते जाएंगे कि जब ये मैट्रिक्स ऑपरेशंस में यूज़ होगा तो कहीं कहीं हो सकता है इसको रेप्लिकेट करना पड़े, लेकिन चलें हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप करके इसको देखते हैं। ठीक है जी, सो डायमेंशंस अगर हम इसकी देखें, जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो द फर्स्ट एंटिटी बिकेम 1 बाय n सब x। ठीक है, सो यानी ये जो आपका x है ये बेसिकली इसी तरह रहा, और आपका w जो है, सो योर w became like this and your x is like this, so and you have a match from here to here। ये दोनों चीज़ें जो हैं, इधर ये n सब x हैं और इधर ये n सब x हैं, तो लिहाजा ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, so you get your w's here and your x's here and you get the product of these two। ठीक है, और जो जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो you're just gonna get a single number, so ये आउटर जो dimensions हैं इसकी आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? आई एम जस्ट गोइंग रियली क्विकली ओवर दीज बिकॉज अगेन एक दफ़ा आपको याद होगा, आई सेड इन वन लेक्चर कि इट्स गोना बिकम अगली रियली फास्ट, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, इट्स नॉट गोना बिकम अगली, इट्स जस्ट दैट के देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इट। तो बहुत सारी मेट्रिसेस होंगी, उनकी बहुत सारी डिमेंशंस होंगी, तो ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू डू इट्स अ सिंपल लेक्चर, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ इतनी चीज़ है कि तवज्जो बहुत साथ रखनी है। तो ऐसे टाइम पर इसको पढ़ें, इस लेक्चर को सुनें जिस टाइम पे आप थोड़ी 10-15 मिनट 20 मिनट तवज्जो के साथ ये काम कर सकते हो। ठीक है जी, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। सो ये जो सब कुछ हुआ है ये एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए हुआ है, राइट? ये एक सेट ऑफ दीज फीचर वैल्यूज के लिए हुआ है। सो आपका वेट की एक वैल्यू और हाइट की एक वैल्यू और आर्टरीज ब्लॉक हैं या नहीं है उसकी एक, सो ये एक वैल्यू के लिए आपने अपने पूरे ट्रेनिंग सेट में से एक इंस्टेंस के ऊपर आपने निकाला। सो दिस इज लाइक बेसिकली जी सुपरस्क्रिप्ट आई, और यहाँ पर मैं अब सुपरस्क्रिप्ट में आपको याद होगा ये वही पुरानी नोटेशन है जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज़ की थी, कि हमने ये कहा था कि हमारे पास जो सुपरस्क्रिप्ट में ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने ट्रेनिंग इंस्टेंस नंबर को लिखा करेंगे, राइट? सो एंड वी हैव अ टोटल ऑफ m ट्रेनिंग इंस्टेंसेस। ये आपको याद होगा कि हमारे पास जो है वो m ट्रेनिंग इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ताकि ये हमें याद रहे, और इसको हम जो है वो सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखा करते हैं। सो फॉर दिस वन पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टेंस z सुपरस्क्रिप्ट i इज इक्वल टू w ट्रांसपोज xi प्लस b। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, और मैं चाहूँगा कि ज़रा आप अपने तौर पर पहले इसको सॉल्व करें। अगर मैं इसको मैट्रिसेस से ही सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं लूप नहीं लगाना चाहता, एक तो काम ये ना कि इस पूरी चीज़ को ट्रेनिंग डेटा के हर पॉइंट के लिए कर लें, मैं ये नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू जस्ट डू इट यूजिंग वेक्टर्स मैट्रिसेस। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉज करें, अपने तौर पर सॉल्व करें एंड देन कम बैक टू इट। सो वेरी सिंपली एंड ऑब्वियसली आपने यहाँ पर ये भी निकालना है, सो ये ए भी निकालना है। सो ये मैं पहले कहना भूल गया था। सो योर जी एंड योर ए, आपने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है फॉर वन ट्रेनिंग इंस्टेंस। व्हाट डू यू डू फॉर एम ट्रेनिंग इंस्टेंसेस? सो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज यू टेक योर एक्स, और अब मुझे आपकी तवज्जो चाहिए बिकॉज यही चीज़ मैं न्यूरल नेट्स में भी आगे यूज़ करूँगा जब मैं एम ट्रेनिंग सैम्पल्स के ऊपर जाऊँगा। सो यहाँ पर मैंने बेसिकली ये जो अपने एक्स थे ना, ये जो आपको एक्स पड़े हुए नज़र आ रहे थे, इस एक्स को मैंने पकड़ा है और इस वाले एक्स को मैंने यहाँ रख दिया है, और ये पड़ा हुआ है इधर, ये इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज योर, फॉर एग्जांपल दिस इज योर वन ट्रेनिंग इंस्टेंस। सो x1 x2 x3 अप टू x सब nx। ठीक है, तो ये मेरी इंस्टेंस 1 है, एंड देन दिस इज माय इंस्टेंस 2 एंड दिस इज माय इंस्टेंस 3 अप टू माई m ट्रेनिंग इंस्टेंसेस। तो यहाँ जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये मेरी ट्रेनिंग इंस्टेंसेस पड़ी हुई हैं। सो द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स corresponds to m, which is my number of training instances, and the number of rows of this matrix corresponds to my number of features। ठीक है, इस बात पे अपने आप को कन्विंस कर लें यहीं पर रुक कर। नाउ दैट वी नो कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो अब हमारा काम बहुत आसान है। अब क्या करना है, अगेन वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें ज़रा, एंड यू विल सी हाउ एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल दिस इज। So all you need to do is again now use this capital X, which is your big matrix containing all of your training data, and you just do your Z is equal to W transpose X plus B। अब again वीडियो पॉज करें और इसके नीचे डायमेंशंस लिखें, और ये प्लीज़ कर लें, ये मान लीजिएगा मेरी बात, वरना होगा क्या, आप खाली सुनते रहेंगे ना तो अगली स्लाइड्स में जाकर आप बिल्कुल दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये किधर से इनकी डिमेंशंस आ रही हैं। सो द ईजिएस्ट वे टू टेस्ट योर थिंकिंग एट एनी पॉइंट इन दिस होल लेक्चर इज टू जस्ट टेक द इक्वेशन जो कि इन मैट्रिसेस के ऊपर बनी हुई है और उसकी डिमेंशंस लिख दें। सो इस पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए कि लेट्स से आपकी W ट्रांसपोज की डिमेंशंस क्या है, विच एज यू कैन सी आर एग्जैक्टली द सेम, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। आपकी x की डिमेंशंस क्या है, ऊपर लिखी हुई है। b की डिमेंशंस क्या है, जाहिर है उसने इसमें ऐड होना है, तो यू शुड नो कि इसकी डिमेंशंस क्या होनी चाहिए, एंड देन z की डिमेंशंस क्या है।
pause, and here we go. So your W transpose is 1 cross n sub x. Your x is obviously n sub x into m, and your b is 1 into m. ठीक है. So ये आपका b जो है ये basically एक सीधा और यही वाहिद इसमें एक छोटी सी चैलेंजिंग चीज़ है कि b जो है ना वो ये है और इसमें सिर्फ बस ये b पड़े हुए हैं, और नम पाई के अंदर एक ऑपरेशन है ब्रॉडकास्ट का जिससे ये जो ऊपर की लाइन है ये डायरेक्टली इस तरह चल जाती है, वरना आपको क्या करना पड़े, वरना आपको जो मैंने ये रेड से लिखा है इंक से आपको ये लिखना पड़े. सो जस्ट कॉपी योर b इनटू m प्लेसेस, राइट. सो जो इस इंटरनल मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में जो चीज़ आ रही है वो 1 by m की चीज़ आ रही है, और उसमें जब ये ऐड करना है तो ये 1 by m की चीज़ ऐड हो जाएगी, जो आंसर आएगा ये 1 by m का होगा. जो ये रिस्पॉन्स आएगा अगर आप इसकी शक्ल को देखें किस तरह का होगा, सो दिस z would basically be the z1 z2 z3 z4 up to zm, where these z's correspond to your various training examples. ठीक है. So your z's correspond to your training examples, z superscript 1 all the way up to z superscript m, and आपकी जो a matrix है जो इससे निकलेगी वो किस तरह की होगी. Your a would now be a capital A, where a is equal to sigma z, right. और आपने ये सिग्मा का ऑपरेशन बेसिकली ये सब के ऊपर अप्लाई करना है, एंड अगेन इन numpy और इन एनी अदर लाइब्रेरी यू कैन राइट दिस वेरी एफिशिएंटली. जबकि ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, दिस इज जस्ट लाइक योर सम ऑपरेशन और एनी ऑपरेशन दैट एक्ट्स एलिमेंट बाय एलिमेंट on every like a scalar multiplication that applies to every element of this matrix, जिससे ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ये a1 to am बन जाएगी. ठीक है. तो अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स पड़ी हुई है 1 into m की, जिसके अंदर हर कॉलम के अंदर एक इंस्टेंस का आंसर है. So this is now the total calculated answer of your logistic regression for your whole training data, जिसकी m instances थी. So just summarizing what we have done in the last slide is that a complete forward pass over the whole training data with logistic regression would simply mean this: capital Z is equal to W transpose capital X plus B, capital A is equal to sigma Z, right. और मैंने ये term forward pass use करना शुरू कर दिया because I know you have already seen the last video, and you know that for a single neural net, quote unquote, like your basic neural net, उसके अंदर एक forward pass का मतलब simply यही चीज़ है. But this is now a forward pass using just like these 2 lines of code. You have a forward pass over your whole training data. ठीक है जी. Hopefully यहाँ तक आपको हर चीज़ clear है. आगे चलते हैं. अच्छा जनाब, नाउ वी नीड टू फॉर्मलाइज द नोटेशन ऑफ आवर न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है. अब तक हम बहुत सारी डिफरेंट किस्म की नोटेशन यूज़ कर रहे थे, जाहिर है अभी हमने फॉर्मल नहीं किया था, अब हम थोड़ा सा फॉर्मल कर लेते हैं. सो हियर यू सी बेसिकली अ 3 लेयर न्यूरल नेटवर्क. ठीक है. सो यू हैव योर, सो इनपुट लेयर को हम गिनते नहीं हैं बीच में. सो दिस इज योर लेयर 1, योर लेयर 2 एंड योर लेयर 3. सो योर 3 लेयर न्यूरल नेटवर्क. ठीक है. अब हम यहाँ पे करेंगे ये कि जब भी किसी लेयर की बात करेंगे ना, हम सुपरस्क्रिप्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किया करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ नोड्स इन लेयर L इज n सुपरस्क्रिप्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स L. ठीक है. अब आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को कंफ्यूज नहीं करना राउंड ब्रैकेट्स के साथ जो हम इससे पहले यूज करते हुए आए हैं, जिसका मतलब हम ट्रेनिंग सैंपल्स लिया करेंगे, ट्रेनिंग इंस्टेंसेस लिया करेंगे, और हम आगे जाकर देखेंगे हमने ये दोनों चीज़ें यूज़ करनी है. बट दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सुपरस्क्रिप्ट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, दिस इज द लेयर नंबर. ठीक है. सो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, अब नीचे आप नेटवर्क में बना हुआ देख भी रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको LI लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, this is basically just the activation output of your layer L, and this is the like down the node number I. So यहाँ पर आप देख सकते हैं example के अंदर कि for this is 1 and 1. So layer 1 है और उसका ये node 1 है. This is layer 1 node 2, layer 1 node 3, layer 1 node 4. कितने nodes होंगे इस layer के अंदर? n superscript square brackets L. ठीक है. सो इस L के अंदर यानी इन दिस केस 1. सो आपकी जो सो द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, द लास्ट नोड दैट यूल फाइंड हियर वुड बी
सॉरी, दिस इज 1 ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, n सुपरस्क्रिप्ट 1। ठीक हो गया। तो होपफुली नोटेशन आपको क्लियर हो रही है। सेम गोज फॉर द रिमेनिंग लेयर। सो ये अगली सेकंड लेयर है एंड देन यू हैव योर थर्ड लेयर, और तमाम लेयर्स के ऊपर यही नोटेशन फॉलो हो रही है। ठीक है। योर A0, योर इनपुट बेसिकली इज बेसिकली दिस x। ठीक है। सो ये हमारी लेयर 0 है, जिसको हम नॉर्मली लेयर नहीं कह रहे होते, बिकॉज दिस इज द इनपुट लेयर। समटाइम्स वी कॉल इट द इनपुट लेयर, और ये फाइनल लेयर को हम आउटपुट लेयर कहते हैं। और ये अंदर की 2 लेयर जो आपको नजर आ रही हैं, दीज आर रेफर्ड टू एज द हिडन लेयर। सो दीज आर आवर हिडन लेयर्स। और आपको याद होगा कि हम इसको हिडन लेयर्स क्यों कहते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे पास इसकी आउटपुट का गोल्ड लेबल मौजूद नहीं है। वी डोंट नो व्हाट्स द राइट आउटपुट फॉर दिस। सो द करेक्ट output to compare against this A is not known to us, that's why it's hidden। ठीक है। आखिरी लेयर को हम नॉर्मली, जैसे यहाँ पे 3 है, तो हम उसको नॉर्मली इंडिकेट करेंगे कैपिटल L से, जो ये आप ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं। सो A कैपिटल L, सो दैट मीन्स द लास्ट लेयर विच इज इक्वल टू, जो भी इसकी आउटपुट है दैट्स इक्विवेलेंट टू, जो हम इससे पहले जिसको h of x कहा करते थे, या हम जिसको जो है वो इसके साथ साथ वाई हैट भी कहा करते थे, लॉस फंक्शंस निकालने के लिए और चीज़ें करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इक्विवेलेंट हैं। सो इसको अब हम जो है वो बहुत आराम से A3 इस केस में कह सकते हैं। और क्योंकि उस लेयर के ऊपर एक ही नोड है, तो हम बाज़ दफ़ा ऐसा भी करेंगे कि इसकी सबस्क्रिप्ट बीच में से रहने देंगे। ठीक है। होपफुली ये सिंपल सी नोटेशन आपको क्लियर हो गई। ऑल राइट जी, नाउ दैट यू आर फेमिलियर विद द नोटेशन, सो अब हम असल काम शुरू करते हैं। सो लेट्स टेक दिस सिंपल 3 लेयर न्यूरल नेटवर्क, और इसके ऊपर हम एक फॉरवर्ड पास करते हैं विद 1 ट्रेनिंग एग्जांपल। सो अब हमने पास जो करना है वो पूरे के पूरे न्यूरल नेट के ऊपर करना है। अब हम किसी एक नोड के ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन अब बनाएंगे हम इसको, बिल्ड जो है वो एक नोड से ही करने की कोशिश करेंगे। सो अब अगर आप इस मौके पर देखें, तो ये जो एक सिंगल नोड है, दिस इज जस्ट लाइक योर सिंगल न्यूरॉन जिसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो रही है, और इसकी जो आउटपुट है वो ये मैंने ऊपर लिखी हुई है। सो दिस इज बेसिकली द सेम थिंग दैट वाज हैपनिंग इन आवर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो वहाँ हम पढ़ कर आए हैं, वेयर इट इज डूइंग योर W ट्रांसपोज X प्लस B, और A इज इक्वल टू सिग्मा Z। ठीक है। तो ये Z की वैल्यू और A की वैल्यू जिस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क जो यहाँ पर आया है वो अब इसकी आइडेंटिफिकेशन आ गई है। सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लेयर नंबर आ गया है, और सबस्क्रिप्ट के अंदर नोड नंबर आ गया है। ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ निकाल लें, तो फॉर दिस गिवन इनपुट, इस ट्रेनिंग इंस्टेंस की x1 x2 x3 जो भी इस वक्त इनपुट पर आ रही है, उसकी कंप्लीटली वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी फॉर द वेट वेक्टर विच इज एसोसिएटेड विद द इनपुट्स ऑफ दिस 1 1। सो सुपरस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 1। यहीं रुककर बेशक अपने आप को थोड़ा सा कन्विंस कर लें इस बात के ऊपर, अभी खैर सिंपल सी बातें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही इससे अगले वाले नोड के लिए भी होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी सबस्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब आप, दिस इज द सेकंड नोड इन लेयर 1 एंड दिस इज फॉर द थर्ड एंड द फोर्थ नोड इन लेयर्स 1। ठीक है जनाब, ये समझ में आ गया। अब अगर मैं इस लेयर के पूरे इस जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं, इनको अपने पास अलग लिख लूँ, तो ये कुछ इस किस्म की कैलकुलेशंस बन रही हैं। सो बीच में कॉमा नोट कीजिएगा, मैंने ये 2 अलग अलग चीज़ें एक ही जगह लिखी हुई हैं। सो यहाँ पर आपके जीज कैलकुलेट हो रहे हैं, और यहाँ पर आपके W ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके X के साथ, और यहाँ पर आपके जो है वो 20 बीच में ऐड हो रहे हैं। और अगर आप अपने जहन में इसकी अपने आप को याद दिलाने के लिए ज़रा एक दफ़ा डिमेंशंस लिख लें, तो आप थोड़े से और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनकी डिमेंशंस क्या होनी चाहिए, W क्या होना चाहिए, X क्या होना चाहिए। सो योर W एंड X एट दिस पॉइंट आर जस्ट वेक्टर्स। ठीक है। जिसकी यहाँ पर अब खुद से अपने आप से सवाल करें, इस केस में इस वेक्टर की डिमेंशंस क्या होंगी। सो ये इनिशियली पढ़े हुए होंगे इस तरह से, और ऊपर वाली एग्जांपल के लिए दिस जस्ट हैज x1 x2 एंड x3, और आपकी W के केस में दिस इज W1 W2 W3। ठीक है। इस तरह के वेक्टर्स हैं, देन यू डू अ W ट्रांसपोज X एंड यू ऐड अ B टू इट, एंड दैट्स योर आंसर। ये हम अभी पीछे कर कर आए, तो अगर कोई चीज़ आपको अभी कंफ्यूजिंग अभी भी अगर लग रही है, तो पीछे जाकर दोबारा से देख लें उसको। ठीक है। एंड देन यू कैलकुलेट योर A। अब इस पूरे के पूरे काम को हमने पकड़ के, जो इस डब्बे में हो रहा है, इसको हमने पकड़ के किसी तरह से एक मैट्रिक्स ऑपरेशन में कन्वर्ट करना है। नाउ इफ आई आस्क यू टू डू दैट, if you really want to learn, just try to do it.
अपने तौर पर इसको सॉल्व करना। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। देखें लूप लगाकर तो ये काम हो ही सकता है, हर नोड पर जाएं उसको सॉल्व कर लें। हमने पूरे का पूरा इसको जो है ये मैट्रिक्स ऑपरेशन से करना है। और मैं आपको हिंट ये दे देता हूँ कि हर लेयर के लिए हम इसको अलग अलग कर रहे होंगे। सो पहले लेयर 1 के लिए करें, फिर लेयर 2 के लिए करें, फिर लेयर 3 के लिए करें। सो बेसिकली आप अगर हम सारे ऑपरेशन गिने तो ये 6 ऑपरेशन बनेंगे। ओके, यू पॉज्ड एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन। अच्छा जनाब, सबसे पहला काम हम ये करने लगे हैं कि हम अपने वेट वेक्टर को डिफाइन करने लगे हैं इस अंदाज से। अच्छा, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा नोट करें कि आपके वेट वेक्टर के साथ हो क्या रहा है। सो दिस इज, इफ़ यू जस्ट लुक एट द लेयर 1, मैं सिर्फ अब इस लेयर 1 की तरफ देखने लगा हूँ। अगर मैं सिर्फ इस लेयर 1 की तरफ देखूँ, इसके पास ये जो इनपुट आ रही है, इसमें x1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक w1 से, x2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक w2 से, और x3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक w3 से। ठीक है, सो 3 w's हैं जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। सिमिलरली 3 w's हैं जो यहाँ पर यूज़ होंगे, और 3 w's हैं जो यहाँ पर यूज़ होंगे, और 3 w's हैं जो यहाँ पर यूज़ होंगे। यानी नोड 1 पे 3 w's चाहिए, नोड 2 पे 3 w's चाहिए, नोड 3 पे 3 w's चाहिए, और नोड 4 पे 3 w's चाहिए। जिसको मैं 3 कह रहा हूँ, बेसिकली मुझे 3 w's चाहिए। इसेंशली आई मीन कि मुझे इससे पिछली लेयर का जो साइज था उतने w's चाहिए, क्योंकि पिछली लेयर की हर न्यूरॉन से आने वाली आउटपुट एक w से मल्टीप्लाई होनी है। सो अब अगर आप इस मैट्रिक्स की तरफ देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने जो w दो सबस्क्रिप्ट्स लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ पे अलग से वाज़ेह कर देता हूँ। सो व्हाट आई हैव रिटन इज, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में मैंने लिखा हुआ है w11, और ऊपर मैंने इसके लिखा हुआ है दिस 1। इस पूरी चीज से मेरा मतलब क्या है, व्हाट इज दिस w111, ये चीज, ये सब कुछ क्या इंडिकेट कर रहा है। सो अब अगर आप यहाँ पर गौर करें, ये जो ऊपर वाला है ये तो ऑब्वियसली इंडिकेट कर रहा है मेरे लेयर के नंबर को, ठीक है, और ये WL से आ रहा है। सो दिस इज माई लेयर नंबर। जो नीचे सबस्क्रिप्ट्स में नजर आ रहा है उसमें फर्स्ट वाला 1 कह रहा है कि मैं कौन से नोड की बात कर रहा हूँ। विद इन दिस लेयर एम आई टॉकिंग अबाउट नोड 1, नोड 2, नोड 3 या नोड 4। और जो सेकंड वाला W है वो इंडिकेट कर रहा है, वो बेसिकली ये वाला W है जो ये x1, x2 और x3 से मल्टीप्लाई होने वाला। सो दैट इज बेसिकली पिछली लेयर की कौन सी इनपुट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये w11 की बात करूं तो w11 के अंदर कितने होने चाहिए, इस ऊपर की एग्जांपल में इसमें 3 होने चाहिए। सो आई शुड हैव अ 1 1, अ 1,2 एंड अ 1,3। ठीक है, सो लेयर 1 में 1 1 1 2 1 3 होने चाहिए। मैंने यहाँ इसको जनरल लिखा है, मैंने इसको 1 1 1,1 1,2 1,3 एंड देन आई हैव टेकन इट ऑल द वे टू 1,n L-1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नोड्स इन द प्रीवियस लेयर, हर एक के साथ एक एक W मल्टीप्लाई होना है। सो ये जो आपको पहला वाला रो नजर आ रही है ना इसकी, बेसिकली ये जो रो नजर आ रही है, मैंने इसको बना ऐसा दिया कि जैसे मैंने इसको काट दिया है। सो लेट मी जस्ट डू इट वंस मोर एंड होपफुली आई विल बी little bit better with my lines. All right, ये जो आपको सब नजर आ रहा है ना, ये मुझे नजर आ रहा है सिर्फ ये फर्स्ट वाले ऊपर वाले नोड के लिए, फर्स्ट वाले ऊपर वाले नोड के लिए। सो उस फर्स्ट नोड की इनपुट के ऊपर फर्स्ट लेयर का फर्स्ट नोड, दिस नोड, ये इस नोड के लिए मैंने ये पूरी की पूरी रो लिखी हुई है। ठीक है, इस पे अपने आप को कन्विंस कर लें। और उसके बाद इससे अगली जो रो लिखी हुई है मैंने अगले नोड के लिए लिखी हुई है, सेकंड नोड के लिए लिखी हुई है, एंड देन सो ऑन अप टू कितने होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं इस लेयर के ऊपर। सो ये मेरा वेट वेक्टर बन गया, राइट। इस वेट वेक्टर को अगर मैं गौर करूं तो बेसिकली ये जो चीज़ जो मैंने जिसके इर्द गिर्द ये रेड लाइन ड्रॉ की है, ये इसेंशली दिस इज जस्ट W11 ट्रांसपोज, दिस इज जस्ट W11 ट्रांसपोज। हम नॉर्मली जब वेट वेक्टर्स लिखते हैं तो उसको हम कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो दिस इज द ट्रांसपोज्ड फॉर्म क्योंकि ये रो की फॉर्म में लिखी हुई है। सो बेसिकली ये फर्स्ट रो इज द ट्रांसपोज्ड फॉर्मेशन ऑफ दिस W11, मेरे फर्स्ट लेयर के फर्स्ट नोड का जो पूरा का पूरा वेट वेक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर L-1 एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। एंड सिमिलरली दिस इज W2, द सेम गोज फॉर W2, W3, Wn। सो ये मेरा पूरे का पूरा जो है वो एक वेक्टर बन गया। अगर मैं छुपा सकता अब तो इट्स टू लेट, लेकिन आपको मैं ये कहता कि डिमेंशंस आप खुद से निकालें, और अगर आप निकालते तो आपको लिखी हुई नजर भी आ रही हैं। दिस इज जस्ट n सुपरस्क्रिप्ट L into n सुपरस्क्रिप्ट L-1। ये आपका वेट वेक्टर बन गया। नाउ दैट यू हैव दिस वेट वेक्टर, आपकी जिंदगी की मुश्किलात होपफुली खत्म हो गई हैं। सो अब करें ज़रा इस वेट वेक्टर को यूज़ करें और ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें। यू ऑल्सो नीड योर बी, बाय द वे, सॉरी मैं ये कहना भूल गया पहले। सो यू ऑल्सो नीड योर बी, राइट। तो आपको उतने बीज भी चाहिए। सो आपको कितने बीज चाहिए, आपको बेसिकली
एक बी चाहिए आपके हर इस पोजीशन के लिए, क्योंकि आपने बेसिकली w और x को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक पूरे का पूरा आंसर आएगा उसमें एक b ऐड होना है. सो यू नीड अ b at node 1, you need a b at node 2, you need a b at node 3 and so on and so forth. So ये बेसिकली ये एक वेक्टर के अंदर रख दिया जाएगा जिसकी जो डिमेंशनैलिटी है वो n सुपरस्क्रिप्ट l into 1 की है. ठीक हो गया जनाब. So now all you need to do is this: you multiply your weight vector with your x and you can just see कि dimensions agree कर रही हैं या नहीं कर रही हैं. बेसिकली आपकी यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, जो आपके w के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अगर आप इसको देखें, ये नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं n l minus 1, which in this case because हम लेयर 1 पे हैं तो ये n सुपरस्क्रिप्ट 0 आपके पास है, राइट. और इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं x की वो n सुपरस्क्रिप्ट 0 है, राइट. सो द इनर डिमेंशंस एग्री और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस दिस b. ठीक है, तो आपके पास ये एक सिंगल कॉलम वेक्टर आ जाएगा इसके नतीजे में जो ये सामने लिखा हुआ है. सो दिस इज बेसिकली w1 w11 ट्रांसपोज x प्लस b. x आपका सेम है, x आपका पूरे का पूरा वेक्टर है, x जो पीछे से आ रहा है, प्लस b एंड देन w2x प्लस b एंड देन w3x प्लस b एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिससे आपके पास ये z वेक्टर आ जाएगा विच इज़ अ कॉलम वेक्टर जिसकी डिमेंशंस अगेन जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स हैं इस लेयर के ऊपर उतनी होंगी. एंड देन योर a वुड सिंपली बी इक्वल टू सिग्मा z. सो ये आपके पास एक ट्रेनिंग इंस्टेंस के लिए पूरी की पूरी कैलकुलेशंस आ गई. इसको सबको मैंने नीचे एक सिंपल फॉर्म में लिख दिया है. सो योर ZL फॉर एनी लेयर L, योर ZL इज इक्वल टू the weight vector which now contains the weights for the whole layer. So weight vector into x plus b and then your AL is equal to sigma ZL. ठीक है, इस स्लाइड पे बेशक रुक के अपने आप को मजीद कन्विंस कर लें. क्या ही अच्छा हो कि अगर आप एक छोटी सी एग्जाम्पल कागज़ पे बना रहे हों जिसे अपने तौर पर साथ साथ इस नोटेशन में ला रहे हों, डिमेंशंस लिख रहे हों, तो एक दफ़ा ही आपके जहन से सब चीज़ें आपके जहन में क्लियर हो जाएंगी. अच्छा, ये मैं सॉरी कहना एक बात बीच में भूल गया, मैं अगली स्लाइड पे जाने लगा था कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो सारे आपके एज हैं और ये जीज हैं, इसकी हर रो कॉरस्पॉन्ड कर रही है आपकी ईच डिमेंशन के साथ. तो एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग सा ये रिलेशनशिप है जो आप देख सकते हैं कि हमारी इस कॉलम वेक्टर का जो हर रो है दिस इज़ वेरी नाइसली कॉरस्पॉन्डिंग विद ईच नोड इन योर लेयर. ठीक है, तो ये बड़ी एक सीधी सी एक इवन विजुअली भी समझ आने वाली एक कॉरस्पॉन्डेंस बन रही है. ऑलराइट जी, सो अब मैंने पिछली स्लाइड से जो आखिरी चीज़ थी वो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ले आया हूँ. आपने वहाँ पर जो कुछ निकाला था एक लेयर के लिए, यहाँ बेसिकली वो तीनों लेयर्स के लिए कर रहे हैं. सो वी जस्ट रिपीटिंग द होल थिंग 3 टाइम्स. और एक चीज़ जो मैंने पिछली स्लाइड पे मैं कहना भूल गया, आपने पता नहीं नोट किया या नहीं किया, कि अब नोटेशन के अंदर यहाँ पर w ट्रांसपोज x लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जो आपका W वेक्टर है, जो आपने कैपिटल W वेक्टर क्रिएट किया था जिसमें आपने एक लेयर के सारे वेट्स रखे हुए थे, उसमें ऑलरेडी आपने वेट्स को ट्रांसपोज करके रखा हुआ था, राइट. योर रोज वर ऑलरेडी योर W ट्रांसपोज्ड. तो नाउ दैट ट्रांसपोज वैल्यू डायरेक्टली गेट्स मल्टीप्लाइड विद योर x. पिछली वाली वीडियो की स्लाइड पर बेशक जाकर दोबारा से अपने आप को इस बात पर कन्विंस कर लें कि वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी और लिहाजा अब आपको उसमें यहाँ दोबारा ट्रांसपोज लिखने की जरूरत नहीं है. सो योर z इज नाउ जस्ट wx plus b, for example for this layer 1, and then you repeat the same for layer 2 and you do the same for layer 3. मेरा जो आपसे इस वक्त सवाल है या मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है, मैंने यहाँ पर खाली जगह जो आपको छुटी हुई नज़र आ रही हैं उसके अंदर dimensions मुझे चाहिए. So I want you to basically just calculate on your own the dimensionality of this capital W1 x, dimensionality of b, dimensionality of z, dimensionality of a1 and then z1, and do it for all of them. ये कर लें, ये प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, ज़रूर कर लें. वरना क्या होगा कि मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे और ये चीज़ आपके जहन में उस तरह से एक नक्शा क्लियर नहीं होगा. Unfortunately we don't have the time now to give you an assignment on neural nets, at least not a graded assignment. तो लिहाजा जो है ना, ये चीज़ का वाहिद टाइम यही है कि आप 2 मिनट ही एक्स्ट्रा स्पेंड कर लें. खाली सुनने से ये चीज़ नहीं जहन में बैठती. ठीक है, तो डिमेंशंस निकाल लें, पॉज करें. ऑल राइट जनाब, आई होप कि यू एक्टेड अपॉन माई एडवाइस. दीज आर द डिमेंशंस. अब अपने आप को इस पर हम कन्विंस कर लेते हैं. सो यहाँ पर हम सिंपली ये कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस W से शुरू करता हूँ.
सो ये जो डिमेंशंस है ना, बाय द वे, ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हैं। सिर्फ इस एग्जांपल की अगर आपने जर्नल भी निकाल ली है तो भी बहुत, इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसके लिए खाली इसको वर्कआउट करें तो वो ये एग्जांपल्स बन, इस एग्जांपल के लिए ये बनता है। सो हमने ये कहा था कि यहाँ पर W के अंदर इट वाज द नंबर ऑफ नोड्स, ये आपकी जो रोज है वो करस्पॉन्ड कर रही होती हैं आपके नंबर ऑफ नोड्स पे, वो 4 हैं तो लिहाजा 4। और देन द सेकेंड डिमेंशन इज बेसिकली it is one W for each element in the previous layer, each node in the previous layer. So this is 4 by 3 क्योंकि पिछली में 3 है, right? And then your X is obviously 3 by 1 that we already know, उसकी 3 rows हैं और 1 column है. And your B, so इसका जो आंसर आएगा वो 4 by 1 होगा, right? And your B itself is 4 by 1, and when you add these two you get a 4 by 1 vector Z. ठीक हो गया, जिसके अंदर अब आपके पास हर नोड के कोरस्पॉन्डिंग एक रो मौजूद है, उस लेयर के, लेयर 1 के हर नोड के कोरस्पॉन्डिंग. एंड देन your A gets your Z gets converted into A, and again you get a 4 by 1 vector. अब ये उस रो के लेयर के हर नोड की आपके पास आउटपुट आ चुकी है, ठीक है. सेम गोज फॉर द नेक्स्ट लेयर. अब आप यहाँ पे ये बड़ी खूबसूरती से देख सकते हैं कि ये 4 by 1 था और ये यहाँ आकर फिट हुआ, और ये जो चीज़ थी आपका जो W था इसके ऊपर, ये अब 3 by 4 हो जाएगा, क्योंकि अगले में आपके पास 3 नंबर ऑफ नोड्स हैं और पिछली लेयर में 4 आ रहे थे, तो 3 by 4 इंटू 4 इंटू 1. तो ये चेक करने का एक बड़ा अच्छा अंदाज होता है, अगर आप कभी ये बना रहे हो तो आप बड़े आराम से ये चेक करके बता सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं. एंड यू गोना गेट अ 3 by 1 हियर added to a 3 by 1 responding with a 3 by 1 vector and so on. और ये 3 by 1 वेक्टर जो आपके पास निकला है ये डायरेक्टली यहाँ पर चला जाएगा. आप ये भी देख रहे हैं बाय द वे कि पहली दफ़ा x था और अगली दफ़ा जो पिछली लेयर्स की आउटपुट्स हैं A1 एंड A2, ये अगली लेयर्स के अंदर पॉपुलेट हो रही हैं, राइट. और ये जब वैल्यूज यहाँ पर गई तो अगेन यू हैव दिस 1 by 3 एंड 3 by 1, एंड नाइसली दिस बिकम्स अ 1 by 1, क्योंकि अब आखिरी लेयर के अंदर तो आपको आंसर चाहिए ना. तो ये 1 by 1 और ये 1B में ऐड होता है, एंड यू गेट 1Z, एंड देन यू गेट योर 1 sigma, एंड दैट्स बेसिकली योर आउटपुट. सो this A13 is basically your output of the neural network. So आपने ये 6 lines of code के साथ अपने पूरे neural network की output निकाल ली. और यहाँ पर ये तो हमने specific cases नीचे इसकी dimensions लिख दी हैं, अगर general dimensions में करें तो these are good for any size of your neural net. ठीक हो गया जनाब. Let's move on. Now अब अगली चीज़ क्या आने वाली है आप guess करें. So अगली चीज़ आने वाली है with M training examples. और अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि इस वक्त यहीं पॉज कर दें और एम ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए सॉल्व करें ज़रा इसको, तो आपको आना चाहिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सिंपल. बट या लेट्स सी. All right जनाब, so now we are interested in looking at the forward pass with M training examples. So सबसे पहले तो ये ऊपर वाली चीज़ देख लें यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है. So यहाँ मैंने किया सिंपली ये है कि ये मेरा पैस था जो सिंगल ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए था, एंड दिस वाज फॉर ट्रेनिंग एग्जाम्पल 1, जिसके नतीजे में मुझे जो आउटपुट मिल रही थी वो 1 की थी, और जो ऑब्वियसली इसको मैं अगर A की फॉर्म में लिखूं तो इट वाज बेसिकली A31. तो मैंने सिर्फ किया ये कि वो जो ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए हम नोटेशन यूज़ करते थे ना, ये वाली ब्रैकेट्स वाली, ये नोटेशन यहाँ पे दोबारा इंट्रोड्यूस कर दी है. एंड नाउ इट्स गोना प्ले विद दिस स्क्वायर नोटेशन. तो स्क्वायर नोटेशन आपको याद होगा कि this indicates the layer number, and this notation, this round bracket notation, this indicates your sample number, your training sample number. ठीक है. So training data point 1, data point 2, data point 3 up to data point m. ठीक है. सो अब आपने करना सिंपली ये है कि वही इक्वेशंस पकड़नी है जो अभी आप पीछे निकाल कर आए हैं, एंड दिस इज योर x1 जिसको आप पूरे के पूरे न्यूरल नेट से अपने गुजारेंगे. So here you pass it through the neural net and you get your y hat 1, which is essentially your A31 is particular neural net के case में, and then you pass your x2 and it's going to give you your y2, and then you pass your xm all the way up, and this is going to give you your ym or your A3m. ठीक है जी. Hopefully the notation is clear. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पूरी चीज़ को, अब हमने यहाँ नीचे कोई भी चेंज नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ ये किया है कि जो हमारा पुराना जो पिछली साइड पे जो कुछ लिखा हुआ था ना, उसमें बस हमने ये आईज और ऐड कर दी हैं. सो वी जस्ट सेइंग कि नाउ वी आर डूइंग दिस होल पास. अगर आपको जहन में हो कि ये आपका पूरे का पूरा जो था ना ये एक फॉरवर्ड पास था. सो नाउ वी आर डूइंग दिस फॉरवर्ड पास विद द ith इंस्टेंस. बीइंग अ प्रोग्रामर आपके जहन में पहली चीज़ ये आ रही होगी कि फॉर लूप लगा के ये चीज़ कर लेते हैं. सो दैट्स द ओल्ड वे ऑफ डूइंग दैट, राइट. वी डोंट वांट टू डू इट लाइक दैट. So what we want to do at this point is that we want to just do it using matrices. ठीक है. तो होपफुली सब कुछ आपको क्लियर है, और होपफुली आप अगेन पॉज करके अपने तौर पे इसको करने के लिए तैयार हो रहे हैं. ऑल राइट जी, लास्ट स्लाइड. वी आर ऑलमोस्ट डन, वी आर ऑलमोस्ट देयर. सो सिर्फ आखिरी काम रह गया.
अब सिर्फ ये याद कर लें, आपने पूरे न्यूरल नेट से अब करने क्या लगे हैं, पूरे न्यूरल नेट को यूज करते हुए एम ट्रेनिंग एग्जांपल्स का आंसर निकालना है, और हम चाहते हैं कि ये मैट्रिक्स ऑपरेशंस के थ्रू हो जाए। याद करें कि हमने जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिंगल न्यूरॉन से काम किया था, तो हमने अपने एक्स को, छोटे एक्स को कन्वर्ट करके ये बड़ा एक्स बना दिया था, एंड वी सेड कि इस बड़े एक्स के अंदर यहाँ पर कॉलम्स के अंदर ये हमारे ट्रेनिंग सैंपल्स पड़े हुए, या ट्रेनिंग इंस्टेंसेस पड़ी हुई, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रेनिंग सैंपल 1, ट्रेनिंग सैंपल 2, ट्रेनिंग सैंपल 3। ये मरीज 1 का डेटा है, ये मरीज 2 का डेटा है, ये मरीज 3 का डेटा है, ये फॉर एग्जांपल आई डोंट नो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये वर्ड 1 का डेटा है, वर्ड 2 का डेटा है, वर्ड 3 का डेटा, ऑल द वे अप टू योर m ट्रेनिंग सैंपल्स। एंड देन व्हाट यू हैव अलोंग द अदर डिमेंशंस, इस तरफ क्या पड़ा हुआ है रोज के अंदर, दीज आर योर नंबर ऑफ फीचर्स। सो दीज आर योर नंबर ऑफ फीचर्स जो यहाँ पर आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने कितने फीचर्स डिफाइन किए हुए हैं, ये वी फीचर्स हैं बैग ऑफ वर्ड्स के, ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो अगर मैं इस मौके पे इसकी डिमेंशंस देखना चाहूँ, तो वो डिमेंशंस बेसिकली अभी इस नई नोटेशन के हिसाब से दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी n सुपरस्क्रिप्ट 0, बिकॉज दिस इज द 0th लेयर, जिसको हम लेयर नहीं मानते लेकिन जाहिर है इसको 0th लेयर कहेंगे, बाय m विच इज द नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। अब जनाब अली अगेन आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, एक दफ़ा लिख कर देख लें इसको। अब नीचे जब मैं अगला क्लिक करूँगा तो ये फिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपके पास तो सीखने का मौका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। रेडी? ऑल राइट, दिस इज द आंसर। यू प्रॉब्ली weren't एक्सपेक्टिंग दैट। क्या चेंज आई है यहाँ पर? सिर्फ छोटे x की जगह बड़ा x आ गया। सो दैट्स दी ओनली चेंज, ओनली यहाँ पर आपके पास जो ये छोटा x था, इसकी जगह आपके पास बड़ा x आ गया। दैट्स दी ओनली चेंज दैट यू मेड। अब अगेन मैं आपसे वही कहूँगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि अब क्या ये m इंस्टेंसेस के लिए कैलकुलेशन कर रहा है और किस तरह कर रहा है, मैं आपसे ये कहूँगा कि एक दफ़ा इसकी डिमेंशंस लिख दें। इसकी डिमेंशंस क्या होनी चाहिए? w की डिमेंशंस में कोई तब्दीली नहीं आई है, w तो वही का वही है। x की डिमेंशंस आपको मालूम है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो z की क्या डिमेंशंस आएंगे? दैट्स द बिग क्वेश्चन हियर, दैट्स द बिग क्वेश्चन, z की क्या डिमेंशंस होंगी इस मौके के ऊपर, ठीक है। ये आप अपने तौर पर निकालने की कोशिश करें, एंड लेट्स मूव ऑन। ऑल राइट जी, सो योर w फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज 4/3, ये चीज़ हम अभी पीछे देख कर आए हैं। योर x नाउ वुड बी 3/m, तीन फीचर्स हैं इसके, x1 x2 x3, और m इंस्टेंसेस हैं, ये m ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो 4/3 इंटू 3/m का मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू गोना गेट अ 4/m मैट्रिक्स, और उस 4/m मैट्रिक्स के अंदर you're just going to add your b, जिसको अब आप अगेन आपको हर ट्रेनिंग सैंपल के लिए अपने b को उसी तरह रेप्लिकेट करना पड़ेगा जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में रेप्लिकेट किया था, रिमेंबर। तो इस लेयर के b को आप रेप्लिकेट करेंगे, सो इट्स गोना बिकम दिस 4/m matrix of b. So this whole thing is going to get added and you're going to get this 4/mz. ये z मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ये किस तरह काम कर रहा है, लेकिन अभी से अपने आप को आप कन्विंस कर सकते हैं कि ये z बेसिकली, अब लेयर 1 पे थे ना आप, तो ये z का जो हर रो है that is corresponding to your node numbers. So your number of nodes, so this is basically just the number of nodes in this layer, right? ये मैंने नंबर का साइन अपनी तरफ से बनाया है, और the rows, the columns of this z vector basically correspond to the number of training instances. तो आपको हर कॉलम में एक एक ट्रेनिंग इंस्टेंस का आंसर मिल रहा है, और आपको जो इस तरफ जो चीज़ मिल रही है, जो आपको नंबर ऑफ रोज मिल रही हैं, दैट बेसिकली कि इस फर्स्ट वाले नोड ने क्या जवाब दिया है, क्या आंसर आया है, सेकंड नोड का क्या आया है, थर्ड नोड का क्या आया, फोर्थ नोड का क्या आया है, फॉर दिस ट्रेनिंग इंस्टेंस 1, फॉर दिस ट्रेनिंग इंस्टेंस 2, फॉर दिस ट्रेनिंग इंस्टेंस 3। तो ये आपको यहाँ पर अपने न्यूरल नेट की पार्शियल कैफियत at layer 1 नजर आ रही है for this for the training instance 1 2 3 up to m, ठीक है। होपफुली सब इंट्यूशन वगैरह क्लियर है। ये चीज़ डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी a के अंदर। अब यहाँ से यही a जो आपका है ये चला जाएगा इधर, और ये 4/m है, और अगेन वेक्टर आपका यहाँ पे w जो है वो 3/4 होगा, जिसके नतीजे में you're gonna get a 3/m, and then this 3/m is going to get populated here, and this is going to give you a 1/m, a 1/m आंसर। सो आंसर रादर देन अब 1/1 होने के, जो कि एक सिंगल नंबर आंसर आता है आपके पूरे न्यूरल नेट का, एक y हैट आंसर आता है एक ट्रेनिंग इंस्टेंस के लिए, अब ये 1/m आ गया, मीनिंग 1 रो and m columns. So that means her column would be corresponding to what? Each training sample.
ठीक है। सो ये बेसिकली मैंने इसको एक दफ़ा खोल के भी लिख दिया ताकि आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, या आपके पास कोई एक्सक्यूज़ बाकी ना रहे, जिस तरह मर्जी इसको देखना चाहें. वन वॉज फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक एंड द सेकंड वॉज हाईली एक्यूजेटिव. बट एनी हाउ जिस अंदाज से भी इसको समझना चाहें समझ लें. सो योर z इज बेसिकली योर द z वेक्टर इज नाउ कंपोज्ड ऑफ द z L1, the z L2, the z L3, the z L4, where the L, ये हर लेयर के लिए ये वाली चीज़ चलेगी आपकी. लेकिन अगर आप लास्ट लेयर के लिए इसको देख रहे हो, तो दिस इज जस्ट बेसिकली योर लेयर 3 इन दिस केस. So your Z31, Z32, Z33, Z34 up to Z3M. और ये सब के सब क्या हैं? अगेन मैं यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा अगर इसको ड्रॉ कर दूँ, ये आपके सारी की सारी ट्रेनिंग इंस्टेंसेस हैं, और इस साइड पे आपके पास ये जो पड़े हुए हैं किसी भी रो के लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आपके नोड्स हैं. सो ये कौन से नोड का जी मुझे मिल रहा है? ये मेरे नोड्स हैं, ठीक है. सो आई हैव माय नोड्स ऑन रिप्रेजेंटेड इन the column, in the rows, and I have my training instances represented in the सो मैं एक दफ़ा दोबारा बोल दूं, पता नहीं मैंने गलत तो नहीं बोला है. सो आखिरी दफ़ा एक दफ़ा फिर मैं ये बात कह दूं. सो आई हैव माय रोज आर रिप्रेजेंटिंग माय नोड्स एंड माय कॉलम्स आर रिप्रेजेंटिंग द ट्रेनिंग इंस्टेंसेस, ठीक है जनाब. एंड द सेम गोज फॉर ए जो इसके नीचे लिखा हुआ है. So again, using these 6 lines of code, essentially these 6 operations, I have calculated for this 3-layered network, I have calculated the output using M training samples, ठीक है. So M training samples use किए और इस neural net से गुजारे और पूरे का आंसर मेरे पास जो है ये आखिर में लिखा हुआ आ गया. And now I can do anything with these training samples, ठीक है जनाब. Hopefully everything is clear to you at this point. Alright जी, so that was it. That was the forward pass. I hope you found it simple. अब आपको मेरी वो बात शायद याद आ रही होगी जहाँ मैंने ये कहा था कि इंट्यूशन के हिसाब से कोई मुश्किल बात नहीं है. सिर्फ जो थोड़ा सा परेशानी हो जाती है ना वो ये होती है कि there are just too many operations, like these huge matrices to fit in your head, और then also remember nx क्या था और mx क्या था और m क्या था और 1 क्या था और n क्या था, and so on and so forth. तो ये चीज़ confuse कर देती है. And if you're feeling like that, it's not a problem. मैं आपको सिर्फ उसका हल बता रहा हूँ और इस जो वीडियो के शुरू से बताया जा रहा हूँ कि ये तब जाके मसला सॉल्व होगा जब आप खुद से एक दो मैट्रिसेस पकड़ेंगे, एक न्यूरल नेटवर्क बनाएं, एक ट्रेनिंग डेटा बनाएं. अब वो एम वगैरह हर चीज़ फिक्स कर दें, उसमें कोई कहीं 4 नोड्स हो तो कहीं 3 हो, कहीं 4 हो, कोई 5 हो, उसको फुली कनेक्टेड करें आपस में. बाय द वे यहाँ फुली कनेक्टेड नेटवर्क लेकर चल रहे थे, यानी हर नोड अपने से अगली लेयर के हर नोड के साथ कनेक्टेड है, इसको फुली कनेक्टेड कहते हैं. सो फुली कनेक्टेड को लेकर चलें और उसके बाद इसके ऊपर ये वाले की सारी चीज़ें ड्राइव कर लें जो कि अभी हम ड्राइव करके यहाँ पर आए हैं, और उसकी डायमेंशंस लिख लें. तो आपके जहन में हर चीज़ आप देखेंगे बिल्कुल क्रिस्टल हो जाएगी. टाइम तो लगेगा, ये तो आप कहेंगे एग्जाम भी आ गए और ये भी कौन सा वक्त है ऐसे कामों का. नहीं करेंगे तो फिर हमारे एग्जाम के टाइम कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है. लेकिन ये है कि आप कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है जी. अगली हमारी जो अब 2 वीडियोज़ रह गई हैं, जो द फर्स्ट वन वुड बी अबाउट योर एक्टिवेशन फंक्शंस, and the second one is going to deal with this forward pass जो कि आप पढ़ चुके हैं, and the backward pass using this. So क्योंकि जाहिर है ट्रेनिंग के अंदर भी फॉरवर्ड पास करना पड़ता है, पहले आखिर तक आंसर लाना होता है और फिर वहां से वापस अपने ग्रेडियंट्स निकालते हुए आना होता है कि किस वेट पर कितना चेंज लाने की ज़रूरत है टू डिक्रीज द कॉस्ट. ठीक है जनाब. सो इंशाल्लाह लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह.